हेलो गाइस, मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में हमारी एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए बेड़ा पार सीरीज़ में डे 4 के लिए करंट अफेयर के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आप लोगों को टेलीग्राम पे योर बैंकिंग मास्टर के नाम से मिलेगा, जिस पे आप लोगों को मैं जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ उसकी पीडीएफ फाइल आप लोगों को मिलती रहेगी। जैसे ही आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, उससे आपको हेल्प क्या होगी कि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी रहेगी। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, इस करके तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। योर बैंकिंग मास्टर के नाम से आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलो फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एनपीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया है एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल रिंग, जिसको बोलेंगे ओटीजी रिंग। एक अंगूठी लॉन्च की है जिसको आप अपनी पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। अब इस रिंग के बारे में हम सारी खास बातें पढ़ते हैं, एक एक चीज़ें पढ़ते जाएंगे, आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि रिंग एक्चुअल में कैसे काम करेगी या है क्या ये चीज़। ठीक है जी। तो दिस इनोवेटिव डिवाइस हैज़ बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद इंडियन फिनटेक फर्म, जिसका नाम है लिवक्विक फर्म के साथ में इस रिंग को एनपीसीआई ने मिलके डेवलप किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सेवन रिंग के सामने 7 क्यों आया, इसका मैं रीज़न आपको आगे बताता हूँ। 7 रिंग डिज़ाइंड असेंबल्ड मैन्युफैक्चर्ड एंड पेटेंट इन इंडिया, यानी ये कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है। आत्मनिर्भर भारत का ये एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। एनिमल मूवी देखी थी, उस मूवी में जो वो गन होती है, मशीन गन, उसमें बोलता है आत्मनिर्भर भारत। तो ये वैसे ही ये आत्मनिर्भर भारत का एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है 7 रिंग, जिससे आप लोग कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकोगे। द रिंग वॉज मेड इन कोलेबोरेशन विद सेवरिंग इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, और उसके साथ में दूसरी कंपनी है लिवक्विक टेक्नोलॉजी। दोनों ने मिलके इस रिंग को बनाया है। अब यहाँ पे आओ आप, ये देखो जहाँ सेवरिंग लिखा है, 7 रिंग, सॉरी सेवरिंग नहीं, 7 रिंग। इस 7 रिंग ये कंपनी का नाम है, इसीलिए इस रिंग के आगे ये वाला 7 लिखा हुआ था, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं रीजन बताता हूँ। तो 7 रिंग एक कंपनी का नाम है, उस कंपनी ने एक लिवक्विक कंपनी के साथ में मिलके इस रिंग को बनाया है। क्लियर है जी। चलो उसके बाद आता है हमारे पास कि इस रिंग को यूज़ कौन कर सकता है। तो कोई भी इंडियन रेजिडेंस जो होगा, जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा होगी और उसके पास एक एक्टिव यूपीआई एड्रेस होगा, यानी वो यूपीआई यूज़ कर रहा होगा, वो इस रिंग को बाय कर सकता है, परचेज कर सकता है। उसके बाद 7 रिंग इज़ मेड फ्रॉम स्ट्रेच रेसिस्टेंट मटेरियल, जिसको बोलते हैं ज़ीरोकोनिया सेरामिक। ज़ीरोकोनिया सेरामिक मेटल का नाम है, जिस मेटल से इस रिंग को बनाया गया है। हर एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मेटल का नाम भी आप लोगों को याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, द रिंग अलाउज टू मेक पेमेंट बाय जस्ट प्लेसिंग फिस्ट ऑन पीओएस डिवाइस। पीओएस स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ सेल। एक ऐसा डिवाइस जो आप लोगों ने देखा होगा। फॉर एग्जांपल, आप जब कहीं पेट्रोल पंप पे जाते हो, मैं बार बार वही एग्जांपल देता हूँ। पेट्रोल पंप पे जब भी आप जाते हो पेमेंट करने के लिए, एक छोटी मशीन होती है, पीओएस बोलते हैं उसको। उस मशीन में आप कार्ड को इंसर्ट करते हो, उस पर टैप करते हो, पेमेंट करते हो, तो उसको पीओएस बोलते हैं। अब इस रिंग को भी यूज़ करके आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। कैसे? पेमेंट को करने के लिए रिंग आपके उंगली में होनी चाहिए और आपकी मुट्ठी बंद होनी चाहिए। मुट्ठी बंद करके आप उस रिंग को उस डिवाइस पे टैप करेंगे, तब आपकी पेमेंट होगी।
इस रिंग की खास बात यह है, अगर आप लोगों की मुट्ठी खुली होगी तो आप लोग पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक आप लोगों की मुट्ठी बंद होगी तभी आप पेमेंट कर सकते हो। क्लियर है, ध्यान रखना है। सेवन रिंग, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सेवन रिंग लिंक्स टू अ डिजिटल प्रीपेड, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, डिजिटल वॉलेट, प्रीपेड वॉलेट नॉट लिंक्ड टू अ बैंक अकाउंट। सेवन रिंग जो होगी वो एक डिजिटल पेमेंट वॉलेट से लिंक होगी, किसी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होगी। क्लियर है, ध्यान रखना इन सब बातों का। नेक्स्ट है द वॉलेट कैन बी टॉप्ड अप, यानी उसमें पैसे डाले जा सकते हैं, एंड पेमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम, यानी आप इस वॉलेट में पैसे डाल के अमाउंट कहीं पे भी किसी को पे कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है दिस डिवाइस ऑल्सो प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव पासबुक फीचर, जैसे आप जितना भी पैसा इसमें डालते हो, उस पैसे को कहाँ यूज़ करते हो, उसकी डिटेल आप लोगों के पास रहेगी एज अ पासबुक। जैसे आप लोगों के पास बैंक के लिए पासबुक होती है, वैसे ही यहाँ पर भी आप लोगों को पासबुक टाइप से एक फीचर दिया जाएगा जिसमें आप लोगों के पास सारी डिटेल होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है सेवन रिंग डज नॉट रिक्वायर अ स्मार्टफोन ऐप, यानी इस रिंग को यूज़ करने के लिए आपको किसी भी ऐप की नीड नहीं होगी, किसी OTP या पिन की नीड नहीं होगी पेमेंट करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस होगा, वॉलेट पे बेस होगा, डिजिटल। देखो मैं ऊपर राउंड कर देता हूँ, ध्यान रखना आप लोगों को, डिजिटल प्रीपेड वॉलेट होगा, उस वॉलेट में पैसे डालेंगे, इसको यूज़ करेंगे, तो कोई ऐप नहीं होगी और कोई OTP पिन की नीड नहीं होगी पेमेंट करने के लिए। और पेमेंट जो होगी वो पेमेंट बिलो रुपीज़ कितना होगा, 5000, यानी 5000 तक की अमाउंट, 5000 से नीचे तक की अमाउंट अगर आप लोगों को पेमेंट करनी है तो आप लोग इस रिंग को यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो। या फिर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने रुपए तक पेमेंट हम रिंग से कर सकते हैं, आंसर आएगा 5000। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्सो द रिंग डज नॉट रिक्वायर पेयरिंग विद अ स्मार्टफोन, इंस्टेड इट इज़ लिंक टू अ डिजिटल प्रीपेड वॉलेट इन द क्लाउड। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वही पॉइंट है, किसी भी स्मार्टफोन से नीड लिंक करने की नीड नहीं होगी। ये एक वॉलेट होगा जो कि क्लाउड बेस्ड रहेगा, आप उसमें पैसे डाल के इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से सेवन रिंग इज अ पैसिव वेरिएबल दैट ड्रॉज पावर फ्रॉम द POS मशीन सो हैज़ नो बैटरी, यानी अगर आप लोग भी सोचते होंगे इस रिंग को यूज़ करते हैं तो ये रिंग चार्ज होती होगी, इसमें कोई बैटरी होगी, ऐसा नहीं है। इसमें कोई बैटरी नहीं है, ये कोई चार्ज नहीं होती है, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। ये पैसिव वेरिएबल टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है जिसके अंडर आ जाता है NFC। लास्ट की वीडियोस में भी हम NFC के बारे में पढ़ चुके हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो आप लोग डेली यूज़ करते हो लेकिन आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा। जो आप लोगों का एक डेबिट कार्ड होता है, उसके बाद में आप लोगों का एक क्रेडिट कार्ड होता है, हर एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर आप लोग देखना, आपके कार्ड के ऊपर भी एक छोटी सी चिप होगी, इस चिप को बोलते हैं NFC। और उस NFC, जैसे आपको कार्ड को भी चार्ज या फिर किसी बैटरी की नीड नहीं होती, वैसे ही इस रिंग को भी चार्ज करने की या किसी बैटरी की नीड नहीं होगी, NFC टेक्नोलॉजी पे ये काम करेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर 2 लिमिट क्राइटेरिया बेस्ड ऑन KYC, यानी इस रिंग को आप रिचार्ज करने के लिए, इस वॉलेट को रिचार्ज करने के लिए 2 टाइप से यहाँ पे लिमिट डिसाइड की गई हैं। फर्स्ट है मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट अप टू ₹10,000, 10,000 रुपये तक की मंथली लिमिट आप लोगों को मिलेगी जब आपके अधूरे KYC होंगे, यानी फुल KYC नहीं होंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों को 10,000 रुपये तक की पेमेंट करने का चांस मिलेगा। दूसरा, आप लोगों को मंथली ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए तक की मिलेगी, किस कंडीशन में,
जब आप लोग फुल केवाईसी कर देते हो, 100% आप लोगों के केवाईसी होंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों को 1 महीने की 2 लाख रुपए तक की लिमिट मिलेगी। और अगर आप लोगों के केवाईसी फुलफिल नहीं है तो आप लोगों को 10,000 रुपये तक मंथली पेमेंट करने की परमिशन मिलेगी। तो ये थी इस रिंग के बारे में कुछ खास बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारे सामने, रिसेंटली विच बैंक लॉन्च्ड वर्चुअल कमर्शियल क्रेडिट कार्ड? वर्चुअल कमर्शियल क्रेडिट कार्ड कौन से बैंक ने लॉन्च किया है, किसके साथ मिलके? वीज़ा और जस्ट पे के साथ मिलके? सिंपल आंसर आ जाएगा, इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। वर्चुअल कमर्शियल क्रेडिट कार्ड, कमर्शियल को चलो एक बार छोड़ भी दो, वर्चुअल का क्या मतलब है? वर्चुअल तो वर्चुअल ही तो होता है, एक ऐसा कार्ड जो आप लोगों के पास में फिजिकली नहीं होगा, उसका एक प्रतिबिंब आप लोगों के फ़ोन में होगा, उस को आप यूज़ कर सकते हो। उस टाइप का जो भी, जैसे आप लोग बैंक अकाउंट यूपीआई जैसे यूज़ करते हो, उसके यूपीआई एक आईडी होती है, यूपीआई आईडी, उस आईडी को यूज़ करके आप लोग पेमेंट कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे आप लोगों को वर्चुअल कार्ड मिलेगा, उस कार्ड की डिटेल आप लोगों को वर्चुअली मिलेंगी, कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, डेट, एक्सपायरी डेट, सब कुछ आप लोगों को वर्चुअली ही मिलेगा। तो इस टाइप का जो कार्ड लॉन्च किया गया है वो इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है वर्चुअल कमर्शियल क्रेडिट कार्ड। कमर्शियल पर्पज़ के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, उड़ान भवन रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच सिटी? कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया है? तो ये दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इस भवन के बारे में पढ़ें तो ये भवन एक भवन है, जो आप लोगों के सामने फ़ोटो में आप लोग दिखाई दे रहा होगा। ये भवन एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी उड़ान यानी सिविल एविएशन से रिलेटेड जितनी भी एंटिटीज़ हैं, सब लोगों को एक जगह ऑफिस दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखो, डीजीसीए को दे दिया गया है, बीसीएएस को दे दिया गया है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, उसके बाद एएआईबी को दे दिया गया है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, उसके बाद एईआर को दे दिया गया है, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। मतलब इस भवन में सब उन लोगों को एक ही जगह पे ऑफिस दे दिया गया है जो सिविल एविएशन से रिलेटेड हैं। अब हर एक एजेंसी को यहाँ पे एक ही जगह पे ऑफिस मिलेगा। हर एक एजेंसी अच्छे से अपने को एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकती है, कोई इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व आउट कर सकती है। तो इस पर्पज़ के लिए ये भवन, उड़ान भवन जिसको नाम दिया गया, लॉन्च किया गया था, जो कि सफदरजंग एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सेवा पखवाड़ा वॉज ऑर्गेनाइज फ्रॉम? सेवा पखवाड़ा कब लॉन्च किया गया था? तो ये सितंबर 17 से 2 अक्टूबर तक लॉन्च किया गया था। इस ओकेज़न पे जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव, एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है आयुष्मान भव कैंपेन। इस कैंपेन में बेसिकली क्या है, इस कैंपेन का जो पर्पज़ है वो हेल्थ केयर इनिशिएटिव से रिलेटेड है। कई सारी वेलफेयर स्कीम्स, हेल्थ से रिलेटेड वेलफेयर स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई थी। उन स्कीम्स के लिए इसको नाम दे दिया गया आयुष्मान भव। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। सेवा पखवाड़ा कब ऑर्गेनाइज किया गया था? सितंबर 17 से अक्टूबर 2 तक 2023। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटीज़ आइडेंटिफाई एज नीति आयोग पायलट सिटी? नीति आयोग कुछ ऐसी सिटीज़ को मार्क कर रहा है। कैसी सिटीज़ को? जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को लेके, जिनके पास काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे रेल की सर्विस, पोर्ट की सर्विस, एयर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। यानी एक ऐसी सिटी जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो और नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हों जिससे उस सिटी को या वो सिटी देश की डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम कर सकती है।
जैसे कि हम दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली का एयरपोर्ट, दिल्ली को तो नहीं बात करेंगे हम, जैसे हम यूपी के गाज़ियाबाद में एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो यूपी में वो एयरपोर्ट ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ से आप लोगों को दिल्ली को भी जोड़ता है, पूरे नॉर्थ को जोड़ता है, और कई सारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज यूपी के अंदर हैं, अच्छी खेती होती है। तो उन सब से इस टाइप से कई सारी सिटीज़ को एक रिकॉग्नाइज किया जा रहा है बाय द नीति आयोग, जिसमें इसको नाम दे देगा नीति आयोग पायलट सिटी। तो उसी सीरीज़ में नीति आयोग ने कितनी सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है ये आप लोगों से पूछा है। तो फिलहाल 3 सिटी को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें फर्स्ट है मुंबई, सेकंड है सूरत और थर्ड है विशाखापत्तनम। तो 3 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है नीति आयोग की पायलट सिटी के अंदर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तीनों की तीनों सिटीज़ के नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। और हम बात करते हैं नीति आयोग के सीईओ के बारे में, तो उनका नाम रहेगा BVR सुब्रमण्यम। ये आप लोगों के सामने है मिस्टर सुब्रमण्यम, जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ से देख लो, जैसे मुंबई है, मुंबई के पास पैसा बहुत है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे जैसे पेट्रोलियम भी होता है, नवी मुंबई में आप लोगों को पता होगा निकलता है समुद्र में से, पोर्ट भी है, अच्छे से व्यापार किया जा सकता है, दूसरी कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, वैसे ही सूरत और वैसे ही विशाखापत्तनम। ठीक है जी, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स पाकिस्तान इन 2023। पहली बार कोई वहाँ से मिस यूनिवर्स बना है पाकिस्तान से, उसका नाम आप लोगों से पूछा है। नाम आएगा एरिका रोबिन, जो कि 24 साल की हैं और इनको मालदीव में ये अवार्ड मिला है, क्राउन मिला है बेसिकली। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इज द ओनली इंडियन कंपनी टू फीचर इन द टॉप 100 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज इन 2023। किसने ये रिपोर्ट दी है? ये दी है टाइम मैगजीन ने। तो टाइम मैगजीन की जो 100 टॉप कंपनीज हैं, उन कंपनीज में इंडिया की कंपनी कौन सी आप लोगों से पूछा है। तो इसका आंसर आ जाएगा इन्फोसिस। IT कंपनी है, इन्फोसिस इस कंपनी में है। अगर इन्फोसिस के रैंक की बात करें तो 64th रैंक आया है, 64वां रैंक है इन्फोसिस का। कितनी सिटी में से? 100 सिटी में से। और टॉप मोस्ट सिटीज़ की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट रैंक पे है माइक्रोसॉफ्ट, फिर एप्पल और उसके बाद अल्फ़ाबेट, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट। 3 कंपनी टॉप मोस्ट है। इंडिया से सिर्फ एक ही कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस, और उसका रैंक है 64th, 64वां आउट ऑफ 100। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन ग्रास रूट क्रिप्टो एडोप्शन। सिंपल साधारण सा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। कौन सी कंट्री ने क्रिप्टो करेंसी को सबसे ज़्यादा अडोप्ट किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा इंडिया। अगर टॉप 10 में हम बात करें कि टॉप 10 कंट्री जितनी भी हैं, वैसे पहले देखो कि इंडिया के बाद सेकंड पॉइंट पे है नाइजीरिया और उसके बाद है वियतनाम। और अगर हम बात करते हैं टॉप 10 कंट्रीज़ की, तो इन कंट्रीज़ में सिर्फ एक US ऐसी है जो डेवलप्ड कंट्री है, बाकी की सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। US को छोड़ के टॉप 10 में 10 कंट्री ऐसी हैं, 9 कंट्री ऐसी हैं 10 में से डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो क्रिप्टो को अडोप्ट कर रही हैं। तो काफ़ी मतलब क्या कहेंगे, सरप्राइजिंग है ये चीज़ कि डेवलपिंग कंट्रीज़ आजकल क्रिप्टो के ऊपर काफ़ी फोकस कर रही हैं। जैसे इंडिया में तो कुछ दिन पहले ऐसा बोलते थे, RBI ने भी कहा था कि क्रिप्टो को बैन करेंगे, लेकिन आजकल काफ़ी ट्रेडिंग वगैरह क्रिप्टो में होती है, तो चल रहा है। तो इंडिया सबसे ज़्यादा अडोप्ट कर चुका है उसी रेंज में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसका? मास्टर कार्ड का। तो इसका आंसर आ जाएगा रजनीश कुमार। मिस्टर रजनीश कुमार को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चुना गया है मास्टर कार्ड का। ये आप लोगों के सामने हैं मिस्टर रजनीश कुमार।
आप लोगों को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेट से, कौन से स्टेट की स्वीट जिसका नाम है अट्रियापुरम, ये बेसिकली गांव है वहाँ पे, अट्रियापुरम पोथारीकुलू, जिसको जीआई टैग मिला है। ये एक मिठाई का नाम है, जो मिठाई बनती है राइस से और जैगरी से, चावल से और गुड़ से मिला के दोनों को। ये मैंने उसकी फ़ोटो आप लोगों को दी, आप लोग देख सकते हो। इस टाइप का ये एक मिठाई बनती है, और ये मिठाई कहाँ से है, ये आंध्र प्रदेश से है। इसको जीआई टैग दिया गया है। यही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बैंक लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज। इंडियन बैंक ने एक सर्विस लॉन्च की है, जिस सर्विस में बेसिक बैंकिंग, डोर टू डोर सर्विस जैसे कहेंगे, इस टाइप से प्रोवाइड की जाएंगी। तो उस स्कीम का नाम आप लोगों से पूछा है, उस इनिशिएटिव का नाम आप लोगों से पूछा है। इनिशिएटिव आ जाएगा IB साथी, उस इनिशिएटिव का नाम है, जिसमें इंडियन बैंक बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा इंडिविजुअल्स को, हमारे देश के नागरिकों को, हमें, ठीक है। अब आप लोगों के लिए दूसरा टास्क यहाँ से ये रहेगा कि इस IB साथी की फुल फॉर्म आप लोगों को याद होनी चाहिए। स्टैंड्स फॉर इंडियन बैंक सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। 2 क्वेश्चन यहाँ से हो चुके हैं। फर्स्ट, आप लोगों को स्कीम का नाम याद रखना है। सेकंड, आप लोगों को इसकी एब्रीविएशन याद रखनी है, ठीक है जी। अब यहाँ से ये चीज़ें देख लीजिए। टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विस एट ऑल सेंटर्स फॉर अ मिनिमम 4 आवर, मतलब दिन के जो भी वर्किंग आवर होंगे उसमें से 4 घंटे इस पर्पज़ के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए बैंक के जो BC चैनल होता है, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंस जो चैनल होता है, उस चैनल के थ्रू 4 घंटे दिए जाएंगे, जो कि फिक्स होंगे। लोगों के अकाउंट ओपन किए जाएंगे, इस बैंकों के द्वारा उन एरियाज़ तक बैंकिंग सर्विस पहुंचाई जाएगी जहां बैंकिंग सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो ये उसी पर्पज़ के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधमपुर रेलवे स्टेशन रीनेम्ड। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, आप लोगों से पूछा है। तो उसका नाम आ जाएगा मार्टर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ये शहीद हो गए थे तुषार महाजन। द उधमपुर रेलवे स्टेशन विल बी रीनेम्ड एज मार्टर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन इन ऑनर ऑफ हिज सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर द नेशन इन 2016 में, वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द आर्म्ड टेररिस्ट इन पुलवामा। पुलवामा में अटैक हुआ था, आतंकी अटैक में इनकी ये शहीद हो गए थे। तो इनके नाम पे पुलवामा, जो उधमपुर रेलवे स्टेशन है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 का सशस्त्र रामानुजन प्राइज जो कि मैथमेटिक्स में मिलता है, किसको मिला है अब की बार का? तो ये मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक मैथमेटिशियन हैं जिनका नाम है रुइक्सियान झांग। इनको ये मिला है। ये हैं वो मिस्टर जिनको मिला है। नाम थोड़ा सा अटपटा है। और अगर सशस्त्र की बात करें तो स्टैंड्स फॉर सनमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी। ये अवार्ड कब बनाया गया था? 2005 में बना था। और इस अवार्ड में टोटल जो कैश अमाउंट मिलती है वो $10,000 $10,000 की कैश अमाउंट इसमें मिलती है। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ CBDT। CBDT के चेयरमैन कौन है आप लोगों से पूछा है। आंसर आ जाएगा नितिन गुप्ता। ये है आपके सामने नितिन गुप्ता। इनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट है, हु वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको PTI बोलते हैं। तो PTI के चेयरमैन किनको बनाया गया है? मिस्टर संत कुमार को बनाया गया है। आप लोगों की ये है मिस्टर संत कुमार। इन्होंने ओवरटेक किया है
अभी सरकार को, ठीक है। द बोर्ड हैज़ ऑल्सो इलेक्टेड परवीन सोमेश्वर एज द वाइस चेयरमैन। पीटीआई के चेयरमैन की अगर बात करेंगे तो चेयरमैन आ जाएंगे मिस्टर संत कुमार, और अगर हम वाइस चेयरमैन की बात करेंगे तो ये आप लोगों के सामने आ जाएंगे प्रवीण सोमेश्वर। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रहे। सरफासी एक्ट क्या है? सरफासी एक्ट स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को याद होनी चाहिए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंस असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। कौन सा? 2000। फुल फॉर्म के साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये एक्ट कब इनेक्ट हुआ था, कब से लागू हुआ था? 2000, इसलिए इसके साथ में 2000 जोड़ दिया जाता है। सरफासी एक्ट, इसको आप बोल सकते हो 2002, ठीक है जी। ये एक्ट बेसिकली क्या है? ये एक्ट बैंकों को परमिशन देता है जो एक ऐसी अमाउंट जिन्होंने किसी इंडिविजुअल, जिस बैंक ने किसी को लोन दिया था और वो लोन एनपीए हो जा रहा है, उस बैंक ने उस लोन ने बैंकों के लिए परफॉर्म करना बंद कर दिया, एनपीए हो गया, उस अमाउंट को अगर वो रीपेमेंट करना चाहते हैं, रीपेमेंट उनको वो पैसा बैंक उस इंडिविजुअल से वापस चाहिए जिसके पास वो पैसा था। फॉर एग्जांपल, मैंने लोन लिया बैंकों से, मैंने वो पैसा रिटर्न नहीं किया, अब बैंकों को तो पैसा रिटर्न चाहिए, उसके लिए वो क्या करेंगे? उसके लिए बैंक सरफासी एक्ट का यूज़ करेंगे और उस लोन के अगेंस्ट मैंने जो अमाउंट या कोई प्रॉपर्टी, अमाउंट नहीं कहेंगे, प्रॉपर्टी ही कहेंगे, कोई प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज रखी थी, बैंक उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है और जितना पैसा मैंने बैंकों से लोन लिया है उस पैसे से वो अपनी भरपाई कर सकता है। ये सरफासी एक्ट किसी भी बैंक को यही करने की परमिशन देता है। क्लियर है जी? और ये मैंने आप लोगों के सामने जो लिख के दिया है, ये लास्ट वाली लाइन, ये इसी चीज़ को बताता है जो मैंने आप लोगों को बताई। अब उसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि सरफासी एक्ट किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे सेटअप हुआ था। तो एक नरसिम्हन कमेटी थी और एक ये क्या बनेगा, एंडिया रूजीना कमेटी। इन कमेटी की रिकमेंडेशन पे सरफासी एक्ट को बनाया गया था। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है कि आरबीआई ने, ये सारा सब कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, आप लोग पढ़ लेना अगर आप लोगों को लगे तो, मैं मोटी भाषा में बता देता हूँ। रिजर्व बैंक ने अभी बैंकों को कहा है कि बैंकों के पास जो भी कुछ ऐसा एनपीए हो चुका है, जो अमाउंट एनपीए हो चुकी है, उस अमाउंट को लेने वाला और उस अमाउंट को लेने के लिए जिसने हेल्प की थी, गारंटर जिसको बोलते हैं, उनकी डिटेल्स बैंक अपनी वेबसाइट पे मेंशन करेगा। उनकी डिटेल आरबीआई ने बोला है, बैंक हर एक बैंकों को जितना भी उनका एनपीए हो चुका है उस एनपीए की डिटेल बैंक अपनी वेबसाइट पे मेंशन करेंगे, ताकि आरबीआई के पास ये डिटेल रहे कि किस बैंक का कितना पैसा कौन खा गया। ये सब चीज़ें अब ध्यान रहे। अब ये जो प्रोसेस रहेगी, ये अपडेट जो होगी, बैंकों को मंथली बेसिस पे अपडेट करनी है, हर एक महीने अपडेट करनी है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ध्यान रखने वाला हो जाता है कि एज पर द न्यू रेगुलेशंस बाय द आरबीआई अंडर सरफासी एक्ट, बैंक हैव टू अपडेट द लिस्ट ऑफ द एनपीए विद इन इन ईच एवरी मंथ। हर महीने उसको मेंटेन करनी होगी, ध्यान रखना है। क्लियर है जी? तो ये सारी बातें छोटी छोटी सी बातें थी, लिखने में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत ही आसान चीज़ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, इंडियन बैंक पे और पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर। तो आप लोगों को यहाँ से जो मैंने ब्लू में करके दिया है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47A(1) और उसके साथ में आप लोगों को पढ़ना है सेक्शन 46(4) का, सेक्शन 4 का 46 सेक्शन सब सेक्शन, और उसके साथ में 51(51) ऑफ 1।
बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के अंदर आरबीआई ने इन तीनों बैंकों के ऊपर ये चार्ज मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। अब ध्यान रखना है आप लोगों को, अमाउंट कितनी। एसबीआई के ऊपर 1.30 करोड़ 1.30 करोड़ की पेनल्टी लगी है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इंडियन बैंक की, तो इंडियन बैंक के ऊपर जो पेनल्टी लगी है वो पेनल्टी 1.62 करोड़ 1.62 करोड़ की लगी है। उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर, तो पेनल्टी 1 करोड़ की लगी है। और उसके बाद खास बात आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर जो पेनल्टी लगी है वो डेफ फंड, एक डेफ फंड होता है DEAF, डेफ फंड, जिसकी एब्रीविएशन आप लोगों से पूछी जा सकती है, ध्यान रखना है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम, जो कि 2014 से आई थी। सेक्शन 26 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है, उस सेक्शन के अंडर ये पेनल्टी पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर लगाई गई है। डेफ फंड के बारे में हल्का सा बता देता हूँ आप लोगों को। कोई भी अमाउंट अगर 10 साल तक इनएक्टिव रहती है बैंकों के पास, तो उस अमाउंट को डेफ फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और डेफ फंड को मेंटेन कौन करता है? आरबीआई। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है जी, पहले आप लोगों को सेक्शन ध्यान रखना है कि कौन से सेक्शन में ये पेनल्टी लगाई है। सेक्शन 47, सेक्शन 46, सेक्शन 51 कौन से एक्ट के अंडर आता है? एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। और उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर पेनल्टी किस वजह से लगी थी? ये लगी थी डेफ फंड को मेंटेन ना करने के कारण, उसके जो प्रोविजंस थे उनको फॉलो ना करने के कारण। कौन से सेक्शन को फॉलो किया गया? सेक्शन 26 कौन से एक्ट का? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन को फॉलो करके लगाया गया है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC सिक्योरिटीज़ लिमिटेड है, उसने एक ब्रोकरेज मोबाइल ऐप लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। HDFC सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ने ब्रोकरेज एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, उस ऐप का नाम आप लोगों से पूछा है। ऐप का नाम आ जाएगा HDFC स्काई, जिस ऐप को आप यूज़ करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो, सिक्योरिटी सेलिंग परचेजिंग कर सकते हो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, RBI सेट्स वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट कितने पे, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। ये अमाउंट आप लोगों को ध्यान रखनी है कि RBI ने वेज एंड मीन्स एडवांसेस की न्यू लिमिट क्या सेट की है। तो इसका आंसर आ जाएगा 50,000 करोड़। अब बात करेंगे कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लोगों के सामने है। थर्ड पॉइंट पे आओ, यहाँ पे आ जाओ। इट वॉज डिजाइन टू प्रोवाइड इमीडिएट कैश सपोर्ट टू द गवर्नमेंट व्हेन नीडेड, हेल्पिंग टू मैनेज डेफिसिट एंड इंश्योर स्मूथ फाइनेंशियल ऑपरेशन। सिंपल भाषा में बताता हूँ अभी। जब गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके जो फाइनेंशियल मिसमैच होते हैं, पैसे की जो कमी होती है शॉर्ट टाइम के लिए, उन्हें फुलफिल करने के लिए वो RBI से पैसा उधार लेते हैं। उस लिए गए उधार को बोलते हैं WMA, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो वो अमाउंट जो लिमिट कर दी गई है वो 50,000 करोड़ रुपए तक की कर दी गई है। ठीक है जी, जैसे आप लोगों के सामने लिखा है, पर्पज ऑफ WMA सर्व्स एज अ स्पेशल फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑफरिंग टेम्परेरी एडवांसेस, ध्यान रहे टेम्परेरी एडवांसेस by the RBI to both central and state government to address any financial mismatch, जो भी फाइनेंशियल मिसमैच होता है उसके लिए ये अमाउंट प्रोवाइड की जाती है। इंटरेस्ट रेट की बात करें कि अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लेगा तो इंटरेस्ट उन्हें भी देना होगा। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट जो
जिस टाइम ये पैसा लिया जाएगा उस टाइम पे जो रेपो रेट होती है उस रेट के ऊपर चार्ज इनका लगता है। सेम वही चार्ज बैंक को आरबीआई को पे आरबीआई लेगा इनसे, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो रेपो की रेट उस टाइम होती है। और इन केस अगर वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समझो आप 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से लोन ले लिया, तो उसके ऊपर तो वो रेपो रेट का चार्ज पे करेगा, ठीक है। लेकिन एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 से ज़्यादा अगर वो समझो आप 15,000 करोड़ रुपए ले लेता है, तो इस टाइम जो वो पे करेगा चार्जेस, वो चार्जेस रेपो रेट जो होगी उसके प्लस में 2% टोटल पे करेगा। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट चलते हैं। WM में क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इंट्रोड्यूस हुआ था 1997 में एंड कम्स अंडर सेक्शन 17(5) ऑफ द RBI एक्ट 1934 1934। RBI एक्ट कौन सा है? 1934 के सेक्शन 17 के सब सेक्शन 5 में इस चीज़ को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है, इट वॉज इंट्रोड्यूस टू एंड द 4 decade ओल्ड सिस्टम ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल। पहले क्या होता था, अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता था तो वो ट्रेजरी बिल इशू करते थे। ट्रेजरी बिल को अबोलिश करने के लिए, उसको सिस्टम से निकालने के लिए ये नई WMA स्कीम लेके आई गई थी। लास्ट पॉइंट है इसमें, द गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू रीपे द अमाउंट विद इन 90 days। अगर गवर्नमेंट ने पैसा RBI से लिया है वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंदर, वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंदर, तो वो पैसा कितने दिनों में रीपे करना होगा? 90 days के अंदर, 90 दिनों के अंदर वो पैसा बैंकों को, RBI को वापस करना होगा। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SDG समिट 2023 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023 की समिट कहाँ पे हुई है? तो वो न्यूयॉर्क में हुई थी। और आप लोगों को पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्राइमरी एम क्या है? वो एम है टू प्रोमोट ग्लोबल prosperity, address inequalities and protect the environment while pursuing sustainable development goal। इसमें टोटल 17 गोल SDG के अंदर डिफाइन किए गए हैं, जैसे एजुकेशन, पुअर्टी, ये लिखा आप लोग के सामने, पॉवर्टी, इनएक्वलिटी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल चेंजेस, कई सारी चीज़ें हैं जिनकी टोटल गिनती अगर की जाती है तो 17 है। तो SDG में ऐसा क्वेश्चन RBI या फिर IBPS का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था कि SDG में टोटल कितने गोल्स हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 17। आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये समिट कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। और उसके बाद इन 2015 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड अडोप्टेड द SDG। SDG सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ये आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग इसका आंसर देंगे 2015 में। और गोल कब का रखा गया है कि जो 17 गोल्स SDG के अंदर आते हैं उन्हें कब तक मीट कर लिया जाएगा? 2030 तक। क्लियर है जी? डेडलाइन समझो अब 2030 को, ध्यान रखना आप लोगों को। चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच इंडियन मूवी हैज़ बिन सिलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर 96th कहाँ पे? एकेडमी अवार्ड, जिनको ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। तो इसके लिए कौन सी मूवी सिलेक्ट की गई है? आंसर आप लोगों को देना है। मलयालम मूवी है जिसका नाम है 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। और इस मूवी के डायरेक्टर कौन है? जे एंथनी जोसेफ। ये है मिस्टर जे एंथनी जोसेफ, आप लोगों को
ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ग्रांट्स अप्रूवल ऑफ मर्जर साहेबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव को कौन सी कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के साथ में लॉन्च कर दिया जाएगा? आंसर आएगा कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। तो कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक गोइंग टू मर्ज विद साहेबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब यहाँ से खास बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, साहेबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में है। जो अमलगमेशन होने जानी, जो मर्ज होने जा रहे हैं, वो कौन से एक्ट को फॉलो करके है, कौन से सेक्शन को? तो सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44A कौन से एक्ट के अंदर आएगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। तो ये सब सेक्शन और एक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, इम्पोर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, नेम द ताइवान्स फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड सबमरीन। आंसर आएगा नारवाल या हाईकुन बोलेंगे, इस सबमरीन का नाम है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हैं साई इंगवेन। कैपिटल क्या है? ताइपे। करेंसी क्या है? ताइवान डॉलर। ठीक है जी, सब चीज़ें ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स, कौन से स्टेट की पंबार्थी एंड चंदलापुर विलेज रिकॉग्नाइजेज एज द बेस्ट टूरिज्म अवार्ड। कोई स्टेट है, उससे स्टेट के 2 गांव हैं जिनका नाम है पंबार्थी और चंदलापुर विलेजेस। इन विलेजेस को बेस्ट टूरिज्म विलेजेस का अवार्ड मिला है। तो ये विलेज कौन से गांव से रिलेट करते हैं, कौन से गांव से हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को देना है तेलंगाना। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पूनावाला फिनकॉर्प पार्टनर्ड विद विच बैंक टू इश्यू क्रेडिट कार्ड। पूनावाला एक फिनकॉर्प फर्म है, उसने किसी बैंक के साथ टाई अप किया है, क्या करने के लिए? क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। तो उसका बैंक का नाम आप लोगों को देना है, बैंक का नाम आ जाएगा इंडसइंड बैंक। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, हु वॉज द फादर ऑफ द इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति जिसको कहते हैं, उसके फादर कौन थे? वो थे मिस्टर स्वामीनाथन, जिनकी अभी डेथ हो गई है 98 की उम्र में, और ये है मिस्टर स्वामीनाथन, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच बैंक लॉन्चेस डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस। यानी अगर आप लोगों को गोल्ड लोन चाहिए तो आप सिंपली उस बैंक को कॉल कीजिए, वो आपके दरवाजे पे आएंगे, घर तक आएंगे, डोर स्टेप तक आएंगे और आप लोगों को लोन देंगे। उस बैंक का नाम आप लोगों से पूछा है, नाम आएगा KBL, कर्नाटका बैंक लिमिटेड। कर्नाटका बैंक, इसका स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम आएगा KBL सवर्णा बंधु। और ये किसके साथ मिलके लॉन्च किया है? ये सही बंधु के साथ में लॉन्च किया है। सही बंधु क्या है? सही बंधु एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो गोल्ड लोन देता है। और सही बंधु की बात करेंगे तो इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? सही बंधु की पेरेंट कंपनी आ जाएगी मणिपाल ग्रुप। मणिपाल आप लोगों ने आई एम श्योर सुन रखा होगा। तो मणिपाल ग्रुप इसकी पेरेंट कंपनी है सही बंधु की। उसने टाई अप किया है कर्नाटका बैंक के साथ में, क्या करने के लिए? डोर स्टेप गोल्ड लोन देने के लिए। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट है, नेम द एडवाइजरी कमेटी टू रिव्यू फ्लोज ऑफ क्रेडिट टू MSME। RBI जितना पैसा MSME के लिए प्रोवाइड करता है वो बैंकों को कहता है कि पैसा MSME को लोन दो। तो ये पैसा बैंकों के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए एक कमेटी सेटअप की गई थी। उसी कमेटी का हेड या उस कमेटी का नाम आप लोगों से पूछा है। कमेटी का नाम आ जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन। स्वामीनाथन जानकी रमन ये एक RBI के क्या हैं? ये RBI के डिप्टी गवर्नर हैं, DG।
जो कि इस कमेटी के हेड थे। ठीक है जी। और ये बातें आप लोगों के सामने जो लिखी हैं ये वही लिखी हैं जो मैंने आप लोगों को बताई कि पैसा बैंकों का पैसा एमएसएमई तक सही ढंग से पहुंच रहा है कि नहीं, उस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं, जो पैसा एमएसएमई के लिए मिला है उसकी गारंटी स्कीम जो है वो उसको मिल रही है कि नहीं, किसी प्रकार की कोई बेनिफिट मिल रहा था, कोई डिस्काउंट मिल रहा था, कोई रेट में इंटरेस्ट रेट में कोई फ़ायदा मिल रहा था, वो सब फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, इन सब पर्पज़ के लिए कमेटी लॉन्च की गई थी। जिस कमेटी का नाम आप लोगों से पूछा था आंसर आ जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है द नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन 2023 में किसको मिला है, तो ये आ जाएगा कैटलीन कैरियो, ये हैं कैटलीन कैरियो जो कि हंगरी से हैं, और ड्रीव वाइसमैन ये यूएस से हैं। इन दोनों को ये अवार्ड मिला है 2023 का नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में। ठीक है जी। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट तो नहीं है, अभी और आएंगे 2 क्वेश्चन। हाँ जी, वेयर इज़ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये बिहार में है। बिहार में अभी वहाँ का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है जिसका नाम है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बिहार के अंदर टोटल कितने टाइगर हैं, 54 टाइगर बिहार के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री हेड ऑफ होलसेल बैंकिंग बाय यस बैंक। यस बैंक की जो होलसेल बैंकिंग है उसके लिए कंट्री हेड किसको बनाया गया है, मिस्टर मनीष जैन को बनाया गया है। किनको सक्सीड किया इन्होंने, रवि थोटा को, और ये हैं मिस्टर मनीष जैन। अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि होलसेल बैंकिंग क्या होती है, तो होलसेल बैंकिंग की मैंने यहाँ भी आप लोगों को स्टेटमेंट दे दी, ध्यान सुनो, पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, बैंकिंग सर्विसेज सोल्ड टू लार्ज क्लाइंट, बड़े क्लाइंट को अगर बैंकिंग सर्विस बेची जा रही है, सच एज अदर बैंक्स, जैसे दूसरे बैंकों को। आप लोगों को पता होगा एक बैंक दूसरे बैंक के पास पैसा रखता है, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज देता है। तो एक बैंक किसी बड़े बैंक को सर्विस देता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट एजेंसीज को सर्विसेज दे रहा है, यानी बैंक बैंकिंग सर्विसेज को अगर बड़े बड़े एंटिटीज़ को दिए जा रहा है, हम छोटे पब्लिक को नहीं दे रहा है, तो इस टाइप की जो बैंकिंग होती है उसको क्या कहते हैं, उसको होलसेल बैंकिंग कहते हैं। और होलसेल बैंकिंग में जो हेड बनाया गया है यस बैंक ने के द्वारा, वो उनका नाम क्या है, मनीष जैन। ठीक है जी। तो ये है आप लोगों के सामने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक ऑन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है, 165, यानी 165वां है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो रिपोर्ट किसने दी है, तो कनाडा की एक फ्रेशर इंस्टीट्यूट है वो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। टॉप किस कंट्री ने किया है, सिंगापुर ने टॉप किया है। उसके बाद हांगकांग, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा, ये उसको फॉलो करते हैं। यानी फर्स्ट पे सिंगापुर आ जाएगा, उसके बाद हांगकांग, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा। और भारत की बात करेंगे तो भारत तो बहुत दूर है, टॉप 10 में तो कहाँ ही आएगा, 165वां स्थान है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स का मतलब जैसे किसी कंट्री के अंदर वहाँ के टैक्स रूल्स कैसे हैं, क्या है, टैक्स रूल्स कैसे हैं, टैक्स डिडक्शन वहाँ पे कितना है, टैक्स रिलीफ कितना मिल रहा है, कोई अदर कंट्री वहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके लिए वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, इन सब चीज़ों को लेके इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स लॉन्च होता है जिसमें इंडिया का स्थान 165वां है। ठीक है जी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए। और वीडियो एंड करने से पहले अगर आप लोगों का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाता है यहाँ से, तो आप मुझसे वो पुट कर सकते हो, मैं उसका आंसर आप लोगों को दूंगा। और वीडियो आप लोगों ने देखी उसके लिए आप लोगों का थैंक यू, आभार, धन्यवाद। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें। और टेलीग्राम चैनल को तो आप लोग ज्वाइन कर ही लो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को वो सारी PDF फाइल्स मिलेंगी जो कि मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ। उन PDF का फ़ायदा आप लोगों को ये होगा, इन वीडियोज़ को देख के रिवीजन की आप लोगों को जब ज़रूरत होगी तो उस रिवीजन के लिए आप लोगों को PDF फाइल यहाँ से मिल जाएगी, आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।